देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी नाम बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी ने नंबर 2 नंबर 3 नेताओं को एकजुट करके नंबर 1 को हराने की बनाई है बड़ी रणनीति। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, जिसके बाद एक दो नहीं बल्कि छह दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और अपने इलाकों के अंदर बस्ती है इनकी जबरदस्त तरीके की तूती। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी के साथ आने के बाद अब बीजू जनता दल ने लड़ना भी सीख लिया है दोस्तों। बताएंगे बीजेपी के नेता के बयान के बाद इस्तीफा देकर जबरदस्त विरोध जता दिया गया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर सुनेत्रा पवार के हाथ से निकलती जा रही है एनसीपी पार्टी दोस्तों। इसके बाद पार्टी के विलय को लेकर हो गई है चर्चाएं तेज। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को इंडिया गठबंधन 5-0 से स्वीप करने जा रहा है, क्लीन स्वीप करने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने नए तरीके की रणनीति के साथ मैदान में उतरने का फैसला लिया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की कुछ दिनों पहले 2026 की शुरुआत के दौरान ही राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा और उत्तराखंड के पार्टी के जिला अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई थी दोस्तों। जिला अध्यक्षों की इस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी को एकजुट होकर काम करने के लिए बोला था। इसके बाद हरियाणा के अंदर इसका बड़ा असर देखने को मिला और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इकाई एकजुट रही दोस्तों, और बीजेपी के पूरे तंत्र को हराकर आखिरकार राज्यसभा का चुनाव जीता गया और बागियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और पार्टी को पूरी तरीके से एकजुट किया जा रहा है। तो दूसरी ओर अब उत्तराखंड ने भी उसके प्रदेश कांग्रेस इकाई ने बता दिया है कि वो भी काम पर पूरी तरीके से जुट गए हैं दोस्तों। अब जो डिटेल आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने एक दो नहीं बल्कि 6 ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है दोस्तों, जिनके कारण कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि राजकुमार ठुकराल से लेकर नारायण पाल, भीमलाल आर्य, गौरव गोयल और अनुज गुप्ता के साथ साथ लाखन सिंह नेगी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। ये सारे के सारे वे नेता हैं जो पिछली बार निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे और इन्होंने इतने वोट काटे थे, कितने वोट कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें जीतने के लिए चाहिए था दोस्तों। ऐसे में इन सारे नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक रह चुके राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है दोस्तों। रुद्रपुर उधम नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे 2022 के अंदर और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकी सीट से चुनाव जीत जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर इनको अपने दम पर निर्दलीय तौर पर 26,000 वोट मिलता है दोस्तों, यानी लगभग 20% वोट हासिल कर लेते हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 60,000 वोट और कांग्रेस के उम्मीदवार को 40,000 वोट मिलता है दोस्तों। ऐसे में अगर ये साथ में होते कांग्रेस के तो कांग्रेस आराम से यहां पर चुनाव जीत सकती थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इनको साथ में लेने का फैसला लिया है दोस्तों। जो नेता अपने दम पर 26,000 वोट इकट्ठा कर सकता है, इसका सीधा मतलब यह है कि उनका अपने क्षेत्र में दबदबा है और पार्टी ने इनको अपने साथ में लेने का फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया दोस्तों। इसी के साथ में दूसरे नंबर के नेता नारायण पाल है जो सितारगंज उधम नगर से चुनाव लड़े थे दोस्तों। पिछली बार इन्होंने 10,000 वोट हासिल कर लिया था और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में जीत का अंतर 10,000 से कम था दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए यह भी फायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों। तीसरा भीमलाल आर्य जो घनसाली टिहरी गढ़वाल से चुनावी मैदान में उतरे थे दोस्तों। इनको 2022 के अंदर तीसरे स्थान पर आने का मौका मिला और तब इन्होंने 9,000 वोट इकट्ठा किए थे दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी का हार का कारण यही था कि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। ऐसे में इनको भी इस बार पार्टी में शामिल कराते हुए पार्टी क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहती है दोस्तों। ऐसे ही चौथे नंबर के नेता है गौरव गोयल, जिन्होंने 2019 के अंदर नगर निगम का चुनाव लड़ा था, 22 में चुनाव नहीं लड़ा था। जब इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था नगर निगम का दोस्तों तो 29,000 वोट इकट्ठा किए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार से जीत हासिल की थी, तो इनको जोरदार तरीके का समर्थन मिला था। ऐसे में रुड़की के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गौरव गोयल के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कांग्रेस पार्टी इनको भी साथ में लेकर आई है दोस्तों। ऐसे ही अनुज गुप्ता जो मसूरी देहरादून के क्षेत्र में अपना दबदबा है दोस्तों। ऐसे ही लाखन सिंह नेगी को 12,000 वोट मिला था, इनको भी कांग्रेस पार्टी साथ में लेकर आई है। तो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जितने भी नंबर 3 के नेता थे दोस्तों, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच के अंतर के हिसाब का वोट काटा था, उन सबको साथ में रखा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की नेत्री और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर कह दिया कि इनको बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इनमें से किसी नेता ने कोई शर्त नहीं रखी है, यानी ज्यादातर नेता वे हैं दोस्तों जो बीजेपी सरकार से उत्तराखंड को मुक्त कराना चाहते हैं, उनको साथ में लाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम सही रणनीति पर काम कर रही है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और केवल ये नेता नहीं बल्कि इनके साथ में हजारों की संख्या में समर्थक भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और आने वाले दिनों के अंदर ताबड़तोड़ और कई ज्वाइनिंग होने वाली है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीजू जनता दल जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी ही मानी जाती थी दोस्तों, यानी बीजेपी को जो मन करता था वो बीजू जनता दल करके देती थी। यानी बीजेपी को राज्यसभा में सपोर्ट चाहिए होता था तो बीजू जनता दल पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी दोस्तों। ऐसा ही बीजेपी को अगर लोकसभा में सपोर्ट चाहिए था तो बीजू जनता दल करके देती थी, यानी पूरी तरीके से बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बनकर काम कर रही थी। लेकिन अभी राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बीजू जनता दल को बताया कि वो चुनावी मैदान में उतरे, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी, और इसके बाद जिस तरीके से बीजू जनता दल के कई सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए दोस्तों, बीजू
बीजू जनता दल का भ्रम पूरी तरीके से टूट गया कि भारतीय जनता पार्टी उसकी हितैषी पार्टी नहीं बल्कि बीजू जनता दल को खत्म करने वाली पार्टी है। दोस्तों इसके बाद बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच में 36 का आंकड़ा हो चुका है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों ऐसे में बीजेपी के बड़बोले नेता निशिकांत दुबे ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी दोस्तों जिसको लेकर बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। जो अपडेट आ रही है वो ये कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बीजू पटनायक यानी बीजू जनता दल पार्टी के संस्थापक नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। दोस्तों इसके विरोध में स्टैंडिंग कमेटी से बीजू जनता दल ने राज्यसभा के सांसद स्मिता पात्रा का इस्तीफा करवा दिया और निशिकांत दुबे अपने अहंकार में इतने डूब चुके हैं कि लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम बड़े बड़े नेताओं को लेकर उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। अब बीजू जनता दल ने विरोध करते हुए इस्तीफा दिया है तो उसकी जमकर तारीफ होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष को किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए या अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, अगर भाजपा नहीं मानती है और उनका सम्मान नहीं करती है, दोस्तों बीजू जनता दल ने एकदम सही एग्जाम्पल सेट किया है, उदाहरण सेट किया है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर अब बीजू जनता दल ने भी लड़ाई लड़नी पूरी तरीके से सीख ली है। दोस्तों इसकी सराहना की जानी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति में जोरदार तरीके की हलचलें चल रही है। दोस्तों अपडेट यह है कि एनसीपी के दोनों गुट यानी अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच में विलय को लेकर लगातार निरंतर चर्चा चल रही है और ऐसे में अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि एक नेता के बयान के बाद इस चर्चा को और ज्यादा तूल मिल गया है। आपको बता दें कि एनसीपी के विधायक पवार गुट के अजित पवार गुट के विधायक सुनील शेलके ने एक बयान देते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचलें मचा दी है। शेलके ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग एनसीपी के प्रमुख सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते उनके लिए दूसरी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं और शेलके ने अपने बयान से पार्टी के विलय को लेकर भी जो चर्चा चल रही है दोस्तों उसे और ज्यादा पुख्ता कर डाला है। विधायक सुनील शेलके ने ताजा बयान देते हुए कहा कि जब अजीत दादा सत्ता में थे तब दोनों ही दल महाराष्ट्र और देश की राजनीति में मिलकर काम किया करते थे। ऐसे में दोनों गुट यानी शरद पवार की पार्टी और अजित पवार की पार्टी अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं यानी दोनों मिलकर पुरानी एनसीपी बन जाते हैं तो इसमें किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए दोस्तों। और जैसे ही एक विधायक ने और सोचिए अजित पवार की पार्टी के विधायक ने ये बयान दिया दोस्तों वैसे ही अब माहौल गर्मा गया। इसके बाद भाजपा के नेता बोलने लगे कि ऐसा कभी हमने तो नहीं सुना था कि अजित पवार बोल रहे हैं कि हम पार्टी का विलय कराना चाहते हैं। यानी भाजपाइयों को सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं पूरी पार्टी का कंट्रोल शरद पवार के हाथ में ना चला जाए दोस्तों। यानी अजित पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों एकजुट होकर पुरानी एनसीपी बन जाए और शरद पवार के कंट्रोल में पूरी तरीके से एनसीपी आ जाए। क्योंकि आज की डेट में अजित पवार के बाद अगर कोई नेता था जो पार्टी को संभाल सकता था दोस्तों तो वो शरद पवार है और शरद पवार ही पार्टी को संभाल सकते हैं। क्योंकि अभी नेतृत्व को लेकर अंदर खाने जबरदस्त संघर्ष चल रहा है एनसीपी के अंदर और कुछ नेता है जो मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं परिवार के खिलाफ दोस्तों। यानी जब से अजित पवार की मौत हुई है तब से कई लोग हैं जो पार्टी के अंदर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं। रोहित पवार ने इसी बात का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेता प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाया है कि ये पूरी साजिश रच रहे हैं कि जैसे तैसे एनसीपी एपी अजित पवार गुट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए और भाजपा के साथ मिलकर एनसीपी को चलाया जाए। ऐसे में दोस्तों बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो एनसीपी के काम में दखल देकर सुनेत्रा पवार के हाथ से सत्ता छीनना चाहते हैं और अंदर खाने कार्यकर्ताओं में चर्चा चल रही है कि जब पार्टी में सबसे बड़े नेता अभी राजनीति कर रहे हैं यानी शरद पवार मौजूद है दोस्तों तो फिर शरद पवार से इतर कोई और पार्टी की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता है। और आज की डेट में अगर एनसीपी को बढ़ना है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाना है तो वो केवल और केवल एक नेता शरद पवार कर सकते हैं और बिना शरद पवार के एनसीपी चलेगी नहीं, ये डंके की चोट पर कहा जा सकता है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल और भाजपा के कुछ और करीबी नेता जो एनसीपी एपी में बैठे हुए हैं दोस्तों उन लोगों की हालत खराब होने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों जिसमें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के अंदर चुनावी माहौल के बीच में ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही है दोस्तों। ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, यहाँ तक कि उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने राज्य की सियासत को लेकर एक टिप्पणी की है। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में दावा किया है कि राजनीतिक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिसे उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा सके। उन्होंने कहा कि चोट लगी थी इसके बावजूद मैं व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही थी और बीजेपी वाले इसको साजिश बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी वाले खुद मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में सरकार में आ गई तो भाजपा आम जनता को, आम बंगाली को ना तो मछली खाने देगी, ना मीट खाने देगी, ना अंडा खाने देगी और भाजपा अपनी विचारों को बंगाल के लोगों के ऊपर थोपेगी और हर जगह दंगे फसाद कराए जाएंगे। आदिवासी समाज के साथ में भेदभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, महिलाओं पर हमले भाजपा की सरकार में बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को सोच समझकर काम करना है। बंगाल की आम जनता को संबोधित करते हुए महिलाओं को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समाज को और
खासकर बंगाल के जो लोग हैं दोस्तों, जो बंगाल में मछली खाने का एक कल्चर है और भाजपा वाले जिस तरीके की राजनीति करते हैं दोस्तों नॉन वेज को लेकर, उसी और बयान देते हुए, उसी तरह बयान देते हुए ममता बनर्जी ये बातें बोल रही है, जिससे पता चल रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर आइडियोलॉजी यानी जो बीजेपी के मुख्य विचार है दोस्तों, उसके इर्द गिर्द बंगाल की जनता को समझा रही है कि बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना, यानी भाजपा जो जाल फेंक रही है उसमें बंगाल की जनता अगर फंसी तो फिर आदिवासी हो, महिला हो, आम बंगाली हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए महिलाओं से खासकर ममता बनर्जी बार बार अपील कर रही है कि आप लोगों को बिल्कुल भी इस मामले में फंसना नहीं है। और दोस्तों वैसे भी ममता बनर्जी बंगाल में ऐसी योजनाएं चलाती है, खासकर लक्ष्मी भंडार योजना, जिस कारण से ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है। दोस्तों 1500 रुपए आम महिलाओं को अकाउंट में पहुंचाती हैं और जो आश्रित महिलाएं हैं उनको 2000 के आसपास दिया जाता है। तो इस तरीके से ममता सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम कर रही है और यही योजना है जो पूरे चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरने जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें देश के अंदर लोकतंत्र है या नहीं है दोस्तों, ये सवाल और ज्यादा गहरा रहे हैं। कारण यह है कि भारत सरकार ने एक बार फिर से कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों सरकार आखिर करना क्या चाहती है? क्या अब बोलने की आजादी पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी? नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है, राजीव निगम का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है, पॉलिटिक्स इंडिया का पेज भी बैन कर दिया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक्स के कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अकाउंट इंडिया के अंदर बैन किया गया है दोस्तों। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही है, क्या ये कार्रवाई देश भर के अंदर विरोध की उठ रही आवाजों को दबाने का एक प्रयास नहीं है? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये साफ तौर पर देश के अंदर बोलने की आजादी, स्वतंत्र पत्रकारिता की आजादी के खिलाफ उठाया गया कदम है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना किसी कारण अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। आईटी एक्ट की धारा 69-66 इन सब का हवाला देकर सीधा डिलीट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि मामला क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो बताएंगे नहीं कि कारण क्या है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो बताना चाहिए कि किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, वरना इस तरीके की कार्रवाई साफ तौर पर देश के अंदर बोलने की आजादी के खिलाफ की गई ये कार्रवाई मानी जाएगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों ब्लूमबर्ग के अंदर एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में एक बड़ा दावा सामने आया है, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं और जो बातें बताई गई है काफी ज्यादा चिंताजनक है भारत के लिए दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि भारत ने तकरीबन 8.2 ट्रिलियन रुपए अगले 6 महीने में कर्ज के तौर पर लेने का फैसला लिया है। भारत 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंदर 8.2 ट्रिलियन रुपए उधार लेगा दोस्तों, यानी तकरीबन 8 लाख करोड़ का उधार लेने जा रहा है। सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंदर 8 लाख करोड़ का उधार लिया जाएगा, जो कि पूरे साल के 12 महीने को लेकर जो आंकड़ा जारी किया गया था उसका आधा पैसा लिया जाएगा दोस्तों। प्रशासन ने कुल उधार कार्यक्रम 1 फरवरी को बजट में घोषित किया है। 17.2 ट्रिलियन कर्ज जुटाने की तैयारी चल रही है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि कर्ज तो अंततोगत्वा देना तो आम जनता को ही है, तो टैक्स वगैरह ये सब बढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आजकल अमित शाह बंगाल के दौरे पर बार बार जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और अमित शाह बंगाल में जाकर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यानी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। और अमित शाह दावा करते हैं कि ममता बनर्जी ने 77 ओबीसी समुदाय के लोगों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करवाया, 77 में से 75 मुस्लिम वर्ग के लोगों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करवाया गया। और इसके बाद अमित शाह दावा करते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है दोस्तों। इसके बाद भाजपा को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर ने ही मिलकर बीजेपी को खड़ी बात सुना दी दोस्तों, खड़ी खड़ी सुना दी। और इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खुद बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी लिस्ट में डाला। भाजपा के लोग महाराष्ट्र के अंदर इस बात पर छाती पीटते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि हमने सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी लिस्ट में ऐड किया। और अब भाजपा वाले ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, यानी भाजपा को सपोर्ट करने वाले दक्षिणपंथी समाज के लोग जो मुस्लिम समाज को लेकर दोस्तों हमेशा उल्टा बोलते रहते हैं, जिनको ओबीसी वर्ग में मुस्लिम समाज के होने से दिक्कत हो रही है, वे लोग अब भाजपा को ही पाठ पढ़ा रहे हैं और भाजपा को बता रहे हैं कि जिस बात पर आप ममता बनर्जी को घेर रहे हैं वो तो आप खुद करते हैं। ऐसे में दोस्तों अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला है कि भाजपा के जो समर्थक है वही अब धीरे धीरे करके भाजपा को पाठ पढ़ाने लगे हैं। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि जिस एक वोटिंग वर्ग को, यानी जो एक तबका था दोस्तों जिसको ये सब बातें बोलकर बीजेपी के लोग वोट लेते थे, अब वो तबका भी बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि आप लोग खुद टीएमसी और कांग्रेस वाली बातें करते हो, उसके बाद दोनों पर आरोप लगाते हो। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये बीजेपी का जो तबका है ये अगर भाजपा से वोट से पहले सवाल पूछने लगे तो भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर एक सीट ना मिले। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बारी बारी से सभी को ठोका जा रहा है, कभी मुस्लिम समाज के लोगों को, कभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, कभी पिछड़े समाज के लोगों को। ये बयान आया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का दोस्तों, जो एक टाइम में मायावती जी के नंबर 2 नंबर 3 नेता माने जाते थे, यानी बसपा के टॉप लेवल के नेता माने जाते थे दोस्तों। आज के समाजवादी पार्टी में उन्होंने बागपत के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बारी बारी से सभी को ठोका जा रहा है, कभी मुस्लिम समाज के लोगों को, कभी शेड्यूल कास्ट को, कभी पिछड़ो समाज के लोगों को। ये बयान देकर वो आगे कहते हैं कि पीडीए तक ये लोग नहीं रुके हैं, अब तो बीजेपी वाले ब्राह्मण समाज के लोगों को भी द्वितीय नागरिक समझने लगे हैं, यानी दोयम दर्जे का नागरिक समझने लगे हैं। सिद्दीकी ने कहा कि जब मुसलमानों को ठोका जाता है तो शेड्यूल कास्ट वाला देकर कहता है कि मुल्ला जी को ठोक दिया, जब शेड्यूल कास्ट को ऐसा किया जाता है तो पिछड़ा कास्ट कहता है कि सही किया। इसके बाद सिद्दीकी ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब हर समाज के लोगों के साथ अन्याय बीजेपी अलग अलग कर रही है तो कोई समाज तो बचा नहीं है, तो फिर दूसरे समाज के लोगों को छुकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मिलकर भाजपा का विरोध करना चाहिए। आज देश में लोगों को धर्म और जाति के आधार पर लड़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान यही मुद्दे देश के डिस्कोर्स में ला दिए गए हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता ने बीजेपी पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोयम दर्जे का उनको नागरिक बनाकर छोड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम सही बोल रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों का जितना अपमान भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा, और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती खुलकर ब्राह्मण समाज से बीजेपी का बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं, जिस बात से भाजपा वाले भड़क रहे हैं। और स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती से पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, इस बात को प्रूव करिए, यानी शंकराचार्य से भी प्रूव मांगा जा रहा है दोस्तों। और ऐसा कोई समाज वर्ग बचा नहीं है देश के अंदर जो बीजेपी की प्रताड़ना से परेशान ना हो, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर तो अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण इसीलिए हिट हुआ था क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग भाजपा की प्रताड़ना से परेशान थे, और इसके बाद उन्होंने 24 के चुनाव में बीजेपी को झटका दिया। और पीडीए के साथ में अगर ब्राह्मण समाज के लोग खड़े हो जाएंगे दोस्तों तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 2009 के लोकसभा चुनाव और 2012 के विधानसभा चुनाव जैसी हो जाएगी, खराब स्थिति हो जाएगी दोस्तों। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार हिमाचल प्रदेश को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। तकरीबन 1.5 सालों से इस बात का इंतजार कर रहा था कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी का विस्तार कैसे करेगी। अब कांग्रेस ने अपनी कमेटी का भी विस्तार किया है और एक के बाद एक बड़ी नियुक्तियां कर डाली है। पार्टी ने एआईसीसी के सचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से एक आदेश जारी करवाया है दोस्तों, जिसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने संगठन को मजबूत करने के लिए नवनियुक्त 2 महासचिव, 1 उपाध्यक्ष को अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी है। पार्टी ने 3 अहम नियुक्तियों में विनोद जिंटा को महासचिव संगठन बनाया है, जबकि अमित नंदा को उपाध्यक्ष प्रशासनिक और हरि कृष्ण हिमराल को अग्रणी संगठन का महासचिव नियुक्त किया है दोस्तों। ऐसे ही पार्टी की ओर से पूरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सारे तय कर लिए गए हैं, और संगठन के अलग अलग पोस्ट पर लोगों को नियुक्त करके पार्टी ने एक बड़े संकेत दे दिए हैं कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस का संगठन मजबूत है, आगे आने वाले चुनाव की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है दोस्तों। 27 के चुनाव में हिमाचल में भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही साथ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में दोस्तों एमके स्टालिन ने 29 मार्च को यानी बीते दिन अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए मैनिफेस्टो में कई बड़े बड़े वादे ऐलान किए हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को 2-2 हजार रुपए महीना देने का दावा किया गया है, और फ्री बिजली और 35 लाख छात्रों को लैपटॉप देने का वादा किया गया है। चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान स्टालिन ने कहा कि डीएमके सरकार ने जनता से किए वादे को पूरा किया है। अगर दोबारा तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनती है तो मौजूदा योजनाओं को लागू किया जाएगा। महिला मुखियाओं को मिलेंगे 2000 रुपए, और इस तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि आम जनता तक ये वादे पहुंचे और आम जनता समझे कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी उनके लिए बेहतरीन काम करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से जनता चुनकर भेजेगी तो उनको बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये वादा करते हुए मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सीतापुर के दिग्गज नेता अरुणेश यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और सांसद राकेश राठौर की मौजूदगी में पूर्व सपा के एमएलसी अरुणेश यादव और परिवर्तन समाज पार्टी के दुर्गा प्रसाद गुप्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोकल नेताओं को साथ में लाकर दोस्तों जिनका अपने इलाके में दबदबा है अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। और आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं दोस्तों अपने बयानों से सारी लिमिट पार कर रहे हैं। यानी जो असम भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दोस्तों चुनाव में पिछड़ता देख अपनी पार्टी को अब उल्टा सीधा बयान देने लगे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर मियां शब्द का फिर से इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम उनकी कमर तोड़ देंगे अगर हम लोग दोबारा से पावर में आते हैं। दोस्तों इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार आरोप लगा रहे थे कि घुसपैठ का मुद्दा उनके सरकार के अंतर्गत नहीं आता। यानी एक तो गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं दोस्तों, और अमित शाह के फेलियर को दबाने के लिए
ये मियां समाज के लोग यानी एक तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को ही मियां समाज का लोग बोला जाता है दोस्तों। लेकिन भाजपा के नेता दावा करते हैं कि वो घुसपैठी है, लेकिन घुसपैठी मुस्लिम समाज के लोग है। यानी बीजेपी पूरी तरीके से असम के अंदर या तो जनता को बेवकूफ बना रही है दोस्तों, या फिर भारतीय जनता पार्टी वाले खुद कंफ्यूज है, क्योंकि कभी कहते हैं कि मियां का मतलब मुस्लिम समाज होता है, कभी कहते हैं कि मियां का मतलब घुसपैठी जो बांग्लादेश से आए हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको बोला जाता है, और इस तरीके से अलग अलग व्याख्यान दिया जाता है। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है। ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों। अगर थोड़ा भी कोई बुद्धि इस्तेमाल करेगा तो उसको पता है कि ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा अब मियां समाज को लेकर मियां शब्द का इस्तेमाल करते हुए कमर तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। आप लोग इस बयान को कैसे देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अगर ये घुसपैठियों को लेकर बयान दिया गया है तो सवाल यह है कि भाजपा के लोग 12 साल से केंद्र में सरकार में है और असम के अंदर 10 साल से सरकार में है, आज तक परिभाषा क्यों नहीं दे पाए कि किसको घुसपैठी बोल रहे हैं किसको नहीं बोल रहे हैं। 1971 का क्राइटेरिया होगा या 2014 का क्राइटेरिया होगा, किस आधार पर यह तय किया जा रहा है और किन लोगों के लिए तय किया जा रहा है। कुछ भी दोस्तों परिभाषा नहीं है, केवल हवाबाजी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव के अंदर केवल और केवल ध्रुवीकरण के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया जाता है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में साउथ के सुपरस्टार रहे एक्टर विजय जहां अपनी टीवीके के साथ मैदान में उतरे हैं, तो एक और एक्टर मैदान में उतर चुके हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की साउथ की सुपरस्टार अभिनेत्री खुशबू सुंदर के पति को सुंदर सी मदुरई सेंट्रल सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है दोस्तों। खुशबू सुंदर तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष है। तमिलनाडु में AIADMK की अगुवाई वाले अलायंस में बीजेपी के अलावा कई पार्टियां हैं। खुशबू सुंदर के पति सुंदर सी को NDA गठबंधन के तहत PNK पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पत्नी के बाद अब पति की भी राजनीति में एंट्री हो गई है। 1990 से एक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, 58 साल के हैं दोस्तों। और PNK ने जिस सीट से उनको चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है वो सीट एक तरीके से DMK के लिए मजबूत सीट है दोस्तों। ऐसे में TVK पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी और DMK पार्टी के बीच मुकाबला चल ही रहा है और AIADMK ओर से नए नए तरीके के मोर्चे खोले जा रहे हैं और NDA गठबंधन भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के माध्यम से चुनाव के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि कितना सफल हो पाएंगे ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा दोस्तों। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत